अभिनंदन करता हूं आप लोगों का हमारे जेआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों ये हमारा एवीएम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए पार्ट 1 लाया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन का ये सेट है, जो कि आपको पिछले साल जो सवाल आए हैं हमारे एवीएम के पेपर में वो वहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों डाटा कुछ चेंज मैंने किया है, सवाल का कंसेप्ट वही है, यानी कंसेप्ट को मैंने छेड़छाड़ नहीं किया है, लेकिन जो डाटा है वो मैंने अपने से लिया है दोस्तों, और उस प्रकार से मैंने ऑप्शंस को प्रिपेयर किया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रयास काफ़ी पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं, और तरीका हमारा वही रहेगा। पहले एक बार क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद आप एक बार ट्राई कीजिएगा खुद से सॉल्व करने का। और दोस्तों यदि आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तब मेरे एक्सप्लेनेशन को देखिए, और यदि आप सॉल्व कर लिए हैं तब मेरे एक्सप्लेनेशन को देखिए। तो हो सकता है कुछ नया चीज़ सीखने को मिले आपको, और ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए एमसीक्यू बेस्ड प्रिपेयर करता है। और दोस्तों ज़्यादा चांस रहेगा कि आपका क्वेश्चन यही सब कंसेप्ट से पूछा जाए, क्योंकि पेपर पैटर्न रिपीट होते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा में कहा गया है कोई लोन अकाउंट है जहाँ पे प्रिंसिपल या इंटरेस्ट जो है ओवर ड्यू है 30 दिन से ज़्यादा के लिए, ठीक है, 30 दिन तक, और अकाउंट जो है वो इंसिपिएंट स्ट्रेस, ये इसका साइन शो कर रहा है। तो अकाउंट विल बी क्लासिफाइड है। दोस्तों यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ACCOUNT की जगह छूट गया है वो। तो अकाउंट को कैसे क्लासिफाई करेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन एज पर RBI गाइडलाइंस, तो RBI गाइडलाइंस के अनुसार अकाउंट को कैसे क्लासिफाई करेंगे। ए है सब स्टैंडर्ड, बी है स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, सी है स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, डी है स्पेशल अकाउंट मेंशन अकाउंट 2। तो दोस्तों प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो है वो 30 दिन तक ओवर ड्यू है, तो इसका तो एक बात तो तय है, सब स्टैंडर्ड तो होगा नहीं, या तो 01 होगा या 001 और 2 होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आप ये बात याद रखिएगा कि SMA 0 होता है 0 से 30 दिन तक, SMA 1 होता है 31 से 60 दिन तक। तो 30 दिन तक तो हो गया है, अब जो अगला दिन आएगा वो 31st डेट ही तो आएगा, इसलिए हमारा ये है स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। और लास्ट है हमारा 61 to 90। दोस्तों प्रोविजनिंग जो आप लोग BFA में पढ़े होंगे उसमें जो ऑर्डर है क्या, कब हमारा सब स्टैंडर्ड होता है, कब हमारा स्टैंडर्ड होता है, उसे देख के जाइएगा। और यदि आपको समझना है अच्छे तरीके से तो मेरे BFM के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे मेरा जो एसेट प्रोविजनिंग वाला टॉपिक का पहला पार्ट है, वहाँ पे आप डिटेल में समझ सकते हैं। मैंने अच्छे तरीके से टाइम लाइन पे आप लोगों को समझाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए कहा गया है कि एक फर्म है जिसका कैपिटल दे रखा है 400, ये करोड़ में दिया होगा दोस्तों, फिर टर्म लोन दिया हुआ है 400 करोड़, फिर सन्ड्री क्रेडिटर दिया रखा है आपको 130 करोड़, स्टॉक दे रखा है 224 करोड़, कैश दे रखा है 62, डेटर दे रखा है 46, और फिक्स एसेट दे रखा है 868। तो फ्रेंड्स आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है कि करंट रेशियो बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, 1.25:1, 1.85:1, 2.1:1 और लास्ट है 2.55:1। तो दोस्तों एक बार खुद से ट्राई कीजिए। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी आप देखिए करंट रेशियो का पहले फॉर्मूला क्या होता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है दोस्तों करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब आपको ये पता करना है कि इन सभी डाटा में से कौन सा हमारा करंट एसेट है और कौन सा हमारा करंट लायबिलिटीज है, ये तो आपको खुद से पता करना होगा, तो अपने नॉलेज के बेसिस पे। तो बताइए 332 जो है हमारा वो करंट एसेट है, और 130 जो है हमारा वो करंट लायबिलिटीज है, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर जो है वो करंट लायबिलिटी है, ठीक है दोस्तों। और हमारा 332 में हमारा स्टॉक, कैश और डेटर, ठीक है। तो ये आपका कुल मिलाकर आपका ये होगा करंट एसेट। तो करंट एसेट को नॉमिनेटर में लिखेंगे और करंट लायबिलिटी को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो आपको मिल जाएगा करंट रेशियो। तो वो आपको मिल जाएगा 2.55:1, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्विक रेशियो पूछा गया है। दोस्तों रेशियो पे सवाल आएंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशियो, उसको ध्यान से देख के जाइएगा। मेरे JIV वाले प्लेलिस्ट में आपको रेशियो के दोनों टॉपिक मिल जाएंगे, और साथ ही साथ मैंने PDF में उसे क्विक नोट्स के थ्रू भी समझाया है। तो दोस्तों क्विक रेशियो का फॉर्म पूछा गया है कौन सा है, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। तो फ्रेंड्स क्विक रेशियो का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना। तो फॉर्मूला है हमारा करंट एसेट माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट हम लोगों ने यहाँ निकाला था 332 है, स्टॉक का वैल्यू देखिए कितना दे रखा है, स्टॉक का वैल्यू 224 दे रखा है, तो 224 को घटाइए, और करंट लायबिलिटी हम लोगों ने निकाला 130 है। तो अब क्या कीजिएगा 332 माइनस 224 अपॉन 130, तो आपको मिल जाएगा 108/130, यानी कि सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 0.83:1 इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, आपसे नेटवर्थ और टेंजिबल नेटवर्थ पूछा गया है। ऑप्शन ए है 270, 400, आप ऑप्शन को देख सकते हैं। आइए इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेटवर्थ कैसे निकालते हैं, तो नेटवर्थ होता है टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। अब टोटल एसेट है हमारा 1200,
ठीक है, आप इस क्वेश्चन में देखिए सभी एसेट को जोड़िए तो टर्म लोन तो हमारा लायबिलिटीज़ हो गया, कैपिटल एसेट की तरफ आएगा, ठीक है, और स्टॉक कैश डेटर ये सब एसेट की तरफ आएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ फिक्स एसेट हमें दिया हुआ है 868, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आप यदि यहाँ पे टोटल एसेट निकालेंगे, टोटल एसेट मिलेगा 1200 और टोटल लायबिलिटीज़ निकालेंगे तो वो मिलेगा 530, ठीक है। 530 में देखिए क्या क्या आ रहा है, आप समझिए बात को। 530 में आएगा दोस्तों आपका टर्म लोन और सन्ड्री क्रेडिटर, बाकी के सभी एसेट्स हैं हमारे, ठीक है। तो दोस्तों आपने टोटल एसेट निकाल लिया, टोटल लायबिलिटी निकाल लिया, दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिल गया नेटवर्थ। इसके बाद आता है टेंजिबल नेटवर्थ। तो टेंजिबल नेटवर्थ के लिए देखिए टेंजिबल होता है, इनटेंजिबल होता है, जिसको हम लोग छू सकते हैं, जो कि फील कर सकते हैं, जिसको केवल फील कर सकते हैं वो इनटेंजिबल होता है। तो टेंजिबल नेटवर्थ में शेयर कैपिटल आएगा और रिजर्व्स आएगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका 400 + 270 यानी 670, तो वो हमारा टेंजिबल नेटवर्थ होगा 670, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ डेट इक्विटी रेशियो क्या होगा। दोस्तों डेट इक्विटी रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली सॉल्वेंसी को डिनोट करता है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, कैसे निकालिएगा डेट इक्विटी रेशियो, तो उसका नाम ही से क्लियर है दोस्तों। नंबरेटर में आप डेप्ट को पुट करेंगे यानी टोटल लॉन्ग टर्म डेप्ट को पुट करेंगे, और डिनोमिनेटर में आप इक्विटी को पुट करेंगे। इक्विटी बेसिकली क्या होता है, शेयर होल्डर का फंड होता है, जिसे हम लोग टेंजिबल नेटवर्थ भी कहते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आप टोटल लॉन्ग टर्म डेप्ट 400 दिया हुआ है और शेयर होल्डर का फंड जो कि टेंजिबल नेटवर्थ 670 हम लोगों ने निकाला है ऊपर, दोनों को डिवाइड कीजिए तो 0.6:1 इसका आंसर आएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, सेम केस स्टडी का क्वेश्चन है। सेल्स दे रखा है 920, तो डेटर टर्नओवर रेशियो पूछा गया है 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 0.5 टाइम्स, 1 टाइम। दोस्तों यदि रेशियो एनालिसिस में अभी भी आपको यदि दिक्कत आ रही है समझने में, तो मेरे JIV के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं रेशियो एनालिसिस के। मैंने अच्छे तरीके से समझाया है हर एक रेशियो को, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने प्रॉपर एग्जाम्पल लेके समझाया है सभी चीज़ों को, तो वहाँ देख सकते हैं। और यदि आपको PDF की रिक्वायरमेंट है तो नीचे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों डेटर टर्नओवर रेशियो क्या होगा, तो कैसे निकालिएगा, देखिए नेट क्रेडिट सेल को नॉमिनेटर में लिखेंगे और एवरेज डेटर को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो नेट क्रेडिट सेल हमारा कितना है, 920 है, जो कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, और एवरेज डेटर जो है हमारा वो है 46, ठीक है दोस्तों। एवरेज डेटर हमारा कितना है, 46 है। तो फ्रेंड्स आपका दोनों को यदि आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, यहाँ देखिए एवरेज डेटर 46 दिया हुआ था, तो आप यदि दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको जो आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 20:1, ठीक है, यानी 20 टाइम्स। अब देखिए प्रॉफिट दे रखा है 67, तो रिटर्न ऑन इक्विटी पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, तो रिटर्न ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना, तो वो होता है नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर इक्विटी इंटू 100। तो नेट इनकम है हमारा 67, शेयर होल्डर इक्विटी है 607, अभी हम लोगों ने ऊपर निकाला है, और इसका परसेंटेज निकालेंगे तो मिल जाएगा 10%। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ट्रेड्स इज रिलेटेड टू। तो पहले देखिए ऑप्शन ए है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन बी है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ऑप्शन सी है MSME, और ऑप्शन डी है फॉरेन कंपनी। तो ट्रेड्स किससे रिलेटेड है, तो ट्रेड्स रिलेटेड है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी यानी MSME से। ट्रेड्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। स्पेलिंग गलत हो गया है, DISCOUNTING होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेल बॉन्ड्स, इट इज डैश मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए 2 तरह का मॉनेटरी पॉलिसी होता है, एक होता है कंट्रैक्शनरी और एक होता है एक्सपेंशनरी। तो दोस्तों मैंने अपने AVM के मेरे इस प्लेलिस्ट में क्विक रिवीजन सेशन अवेलेबल है, तो यदि आप चाह रहे हैं कि फास्ट में तुरंत के तुरंत मॉड्यूल B, मॉड्यूल A, मॉड्यूल C, मॉड्यूल D सभी को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप उसे जाके एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने समझाया है दोस्तों कंट्रैक्शनरी पॉलिसी और एक्सपेंशनरी पॉलिसी को बहुत ही ब्रीफ में। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यदि RBI अपना बॉन्ड को बेच रही है तो वो कैसा पॉलिसी है, कंट्रैक्शनरी नेचर है, एक्सपेंशनरी नेचर है, ओपन मार्केट ऑपरेशन या बोथ A एंड B है। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि जब वो बॉन्ड बेचती है, ठीक है, तो हमारा वो कंट्रैक्शनरी पॉलिसी होता है। देखिए इसका मैंने आपको आपके सामने एक स्नैप भी दिया है। कंट्रैक्शनरी पॉलिसी में क्या क्या आता है दोस्तों, या तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, या तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच देगी, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगी तो क्या होगा, पैसा उसके पास आएगा, तो कंट्रैक्शन नहीं तो होगा मार्केट, और या नहीं तो वो रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर बैंक को बढ़ा देगी, ठीक है, मतलब रिजर्व रिक्वायरमेंट समझ रहे हैं ना, CRR और SLR, यानी वो पैसा जो कि बैंक अपने हाथ में रखे हमेशा RBI के पास। तो ये हमारा कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी टूल्स है। देख सकते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन को मैं समझाने के लिए और भी जो अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं उसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो ये फायदा है हमारे MCQ सेशन को कवर करने का। आपको केवल मैं आंसर लिख देता ABCD, लेकिन मैं साथ ही साथ और भी क्वेश्चन जो बन सकते थे उसका भी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो दोस्तों रिजर्व बैंक जो है बॉन्ड को सेल करेगी तो ये कैसा पॉलिसी होगा बताइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड भी तो एक तरह का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, तो उसे यदि सेल करेगी तो वो हमारा कंट्रैक्शनरी नेचर
ईयर का होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 10th नंबर क्वेश्चन है, अब देखिए ये मॉड्यूल सी से क्वेश्चन है। अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी का जो कि डेविड सी मैकलेलन ने दिया है और उनके एसोसिएट ने दिया है, तो 3 तरह के नीड्स हैं। पहला है नीड फॉर अचीवमेंट, दूसरा है फाइनेंशियल नीड, तीसरा है नीड फॉर पावर और चौथा है नीड फॉर एफिलिएशन। तो दोस्तों अब लास्ट आप देखिए ये तो हमारे पास 4 दिया हुआ है। अब ऑप्शन है 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी है 2, 3 एंड 4, ऑप्शन सी है 1, 3 एंड 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 3। एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आएगा दोस्तों एग्जामिनेशन में। आपको यदि एवीएम मॉड्यूल से क्विकली रिवाइज करना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, क्विक रिवीजन का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पे मॉड्यूल सी का क्विक रिवीजन का सेशन आपको मिल जाएगा दोस्तों, उसे जाके देखिए आप। तो दोस्तों जहाँ तक बात है इस क्वेश्चन की, तो ये जो अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी है डेविड सी मैकलेलन के द्वारा दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1, 3 एंड 4। ठीक है, याद रखिएगा अचीवमेंट का नीड, ठीक है, पावर का नीड और एफिलिएशन का नीड। फाइनेंशियल नीड्स को कोई मोटिवेशन से मतलब नहीं है, चलिए, यानी उस थ्योरी से मतलब नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि जॉब एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ए जॉब स्पेसिफिकेशन, बी जॉब डिस्क्रिप्शन, सी जॉब इवैल्यूएशन। ऑप्शन ए है ओनली ए एंड बी, ऑप्शन बी है ओनली ए एंड सी, ऑप्शन सी है ओनली सी एंड डी और ऑप्शन डी है दोस्तों ए टू सी ऑल। तो दोस्तों जॉब एनालिसिस के अंदर क्या क्या आता है ये पूछा गया है आपसे। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी यानी सभी के सभी आते हैं। स्पेसिफिकेशन भी होगा, डिस्क्रिप्शन भी होगा और इवैल्यूएशन भी होगा। और यदि आपको जानना है इसके बारे में डिटेल में तो मेरे क्विक रिवीजन सेशन में चले जाइए, मैंने इसी तरीके से वहाँ पे समझाया है। 12th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, एक बैंक को एक अकाउंट खोलना है एक आदमी का, उसके लिए उसे टर्म लोन चाहिए सेट कंस्ट्रक्शन। देखिए उस आदमी को टर्म लोन चाहिए सेट कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसे TL1 कहा गया है। TL2 चाहिए मशीनरी पर्पस के लिए और एक LC का नेगोशिएशन भी चाहिए। वो ब्रांच गया और बोला कि मेरा CC अकाउंट खोल दो और LC भी खोल दो। मैनेजर ने ये बोला कि मैनेजर ने उसे सीक्वेंस बताया अकाउंट खोलने का, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? ऑप्शन है TL1 TL2 LC CC, बी है TL1 LC TL2 CC, सी है TL2 TL1 LC CC और डी है CC LC TL1 TL2। दोस्तों आइए समझते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, टर्म लोन को सैंक्शन कीजिएगा। पहला काम क्या था, उसे सेट का कंस्ट्रक्शन था, तो पहला काम क्या होगा कि उसका टर्म लोन का सैंक्शन होगा यानी TL1 का सैंक्शन होगा। और उसके बाद दोस्तों TL2 को सैंक्शन किया जाएगा। TL2 क्यों सैंक्शन किया जाएगा? ताकि मशीनरी को परचेज किया जा सके, ठीक है। और तब फिर अकॉर्डिंगली क्या होगा, लोन अकाउंट को खोला जाएगा, ठीक है। अब मर्चेज को, अब देखिए मशीनरी को खरीदने के लिए टू परचेज मशीनरी LC नेसेसरी, मशीनरी को खरीदने के लिए क्या चाहिए, LC की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एंड देन कम्स ओपनिंग ऑफ रनिंग अकाउंट CC और उसके बाद CC अकाउंट खुलेगा। तो समझ रहे हैं बात को, पहले क्या खुला, पहले TL1 खुला किसके लिए, सेट के कंस्ट्रक्शन के लिए, फिर TL2 खुला किसके लिए, तो मशीनरी के परचेज के लिए, और तब खुला LC, ठीक है, और तब खुला CC। तो ये सीक्वेंस हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, TL1 TL2 LC CC। तो जो कस्टमर रिक्वेस्ट करेगा वो नहीं से, वो गलत है। बैंक का अपना ब्रांच मैनेजर कहेंगे कि पहले TL1 खोलेंगे हम, फिर TL2 खोलेंगे, फिर LC खोलेंगे, फिर CC खोलेंगे। ये ऑर्डर रहेगा अकाउंट ओपनिंग का। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, इन जोहारी विंडो डैश इंक्लूड बिहेवियर थाउट एंड फीलिंग दैट बोथ द पर्सन एंड अदर्स नो? ए पब्लिक एरिया, बी ब्लाइंड एरिया, सी क्रॉस्ड एरिया, डी अननोन एरिया। तो दोस्तों जोहारी विंडोज में इस कौन से एरिया के अंदर बिहेवियर थाउट और फीलिंग आता है, जो कि दोनों पर्सन भी जानते हैं और दूसरे भी जानते हैं? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पब्लिक एरिया होता है। दोस्तों जोहारी विंडो पे मैंने अच्छे तरीके से समझाया भी दोस्तों, ट्रिक के साथ याद करने का तरीका बताया है। तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो जरूर जाकर देखिए दोस्तों। मेरे AVM के मॉड्यूल सी के प्लेलिस्ट में आपको जोहारी विंडो पे वीडियो मिल जाएगा, उस पर मैंने ट्रिक भी समझाया था दोस्तों। चलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन भी हमारा मॉड्यूल सी से है। 360 डिग्री अप्रेजल मेथड में किसी इंप्लॉय का जो अप्रेजल किया जाता है वो कौन करता है? ऑप्शन ए सीनियर करता है, कॉलीग करता है, सबऑर्डिनेट करता है। आप देखिए ऑप्शन है 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3। दोस्तों करेक्ट आंसर है 1, 2 and 3, यानी सीनियर भी करते हैं, कलीग भी करते हैं और सबऑर्डिनेट भी करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, बैंक को CRR मेंटेन नहीं करना होता है किस पे? पहला ऑप्शन है पेड अप कैपिटल पे, दूसरा ऑप्शन है पेड अप कैपिटल रिजर्व्स रिटेन प्रॉफिट रिफाइनेंस फ्रॉम एपेक्स इंस्टीट्यूशन, दूसरा है एक्सेस प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, तीसरा है क्लेम रिसीव फ्रॉम DICGC और ECGC। तो किस पे CRR मेंटेन नहीं करना होता है ये पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन है ओनली 1 and 2, दूसरा है 1 and 3, तीसरा है 2 and 3 और चौथा है 1, 2 and 3। तो बताइए किस पे CRR मेंटेन नहीं करना होता दोस्तों? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी पे CRR मेंटेन नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। 16वां नंबर क्वेश्चन है, डैश मीन्स हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट गिव्स मोर डिसीजन प्लानिंग, मोर डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग पावर। ए है जॉब इनरिचमेंट, बी है जॉब इनलार्जमेंट, सी है जॉब सेटिस्फैक्शन और डी है जॉब रोटेशन। तो किसमें हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाता है, यानी ज़्यादा डिसीजन मेकिंग का, डिसीजन प्लानिंग का और कंट्रोलिंग पावर? दोस्तों करेक्ट आंसर इसका जॉब इनरिचमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए जॉब इनरिचमेंट में एक्साइटिंग होता है, चैलेंजिंग होता है, क्रिएटिव होता है, इसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व होता है और ये एम्प्लॉय को ज़्यादा डिसीजन मेकिंग का पावर देता है।
17 नंबर क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश रेफर्स टू पर्सनल सेंस ऑफ टाइप वर्क विच एन इंडिविजुअल वांट टू परस्यू एंड व्हेन दैट वर्क और कैरियर मीन्स टू एन व्हाट दैट वर्क और कैरियर मीन्स टू एन इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू स्कीन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कौन सा कॉन्सेप्ट है, कैरियर पाथ का, कैरियर एंकर का, कैरियर पैटर्न का और कैरियर मूवमेंट का। तो दोस्तों स्किन के द्वारा दिया गया था कैरियर एंकर। तो कैरियर एंकर का यही रेफर करता है एक पर्सनल सेंस का कि किस तरह का टाइप ऑफ वर्क जो है इंडिविजुअल चाह रहे हैं और उसे उस काम का क्या मीनिंग समझ में आ रहा है। तो ये कैरियर एंकर होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 18वां नंबर क्वेश्चन है कीपिंग डिसरप्टिव इम्पल्सेज एंड इमोशन इन चेक। यदि हम मान लीजिए कि जो डिसरप्टिव इम्पल्स है और जो डिसरप्टिव इमोशन है उसे चेक में यदि रख रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ अप्रेजल। करेक्ट आंसर है सेल्फ रेगुलेशन, यानी अपने इम्पल्सेस और इमोशन को कंट्रोल रखने की विधि को हम लोग सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज सर्व बाय एटीट्यूड। एटीट्यूड इनमें से कौन सा फंक्शन सर्व करता है, एडजस्टमेंट फंक्शन, ईगो डिफेंसिव फंक्शन, वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन। ऑप्शन ए है 1 and 2, ऑप्शन बी है 1 and 3, ऑप्शन सी है 2 and 3, ऑप्शन डी है 1, 2 and 3। तो दोस्तों ये एटीट्यूड के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था। करेक्ट आंसर है 1, 2 and 3, यानी तीनों के तीनों एडजस्टमेंट भी होगा, ईगो डिफेंसिव भी होगा और वैल्यू एक्सप्रेशन भी होगा। ठीक है, ये देखिए ये 4 फंक्शन है यहाँ पे, एडजस्टमेंट, ईगो डिफेंसिव, वैल्यू एक्सप्रेशन और नॉलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर अंडर रूट n-n डिवाइडेड बाय n-1। ये पूरे के पूरे डाटा रूट के अंदर हैं वेयर n इज द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड n इज द साइज ऑफ सैंपल इज गिव्स अस ए स्टैंडर्ड डेविएशन, बी स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, सी फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर, डी इनफाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर। तो दोस्तों इसे कहते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। यदि आपको इसके बारे में नहीं जानकारी है, इसका क्या यूज है, तो आप मेरे जो हमारा वीडियो है सैम्पलिंग का उसमें जाके आप समझ सकते हैं दोस्तों। मैंने अच्छे तरीके से समझाया है सैम्पलिंग में कि इसे कैसे यूज करते हैं दोस्तों। हमारे मॉड्यूल भी में चले जाइए, वहाँ पे मैंने इसका अच्छे तरीके से यूज आप लोगों को बताया है। तो करेक्ट आंसर है इसका फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर यानी ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर क्वेश्चन है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इनमें से किससे रिलेट करता है। ऑप्शन ए है कैसे हम खुद को मैनेज करते हैं और कैसे हम दूसरे को मैनेज करेंगे, ऑप्शन बी है कैसे हम कैरियर में ग्रो करते हैं, ऑप्शन सी है कैसे हम वर्क पे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। तो बताइए इमोशनल इंटेलिजेंस किससे रिलेट करता है दोस्तों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैसे हम खुद को मैनेज करेंगे और कैसे हम दूसरे को मैनेज करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन एक केस स्टडी है जिसमें नेट डोमेस्टिक कैटल फॉर्मेशन 500 दिया हुआ है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय 1850 दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 100 दिया हुआ है, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर 1100 दिया हुआ है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन 2600, रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, नेट एक्सपोर्ट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, नेट फैक्टर इनकम, नफिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको 250 दिया हुआ है। ये सब डाटा आपको दे रखी है दोस्तों, आप चाहें तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको आगे जो केस स्टडी आएगा उसे सॉल्व करना है, तो बेहतर रहेगा कि एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप ले लीजिए। ठीक है, और नहीं तो आपको यदि PDF की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि GNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है इनकम मेथड के द्वारा। देखिए GNP निकालने का दोनों मेथड है, इनकम मेथड भी है और प्रोडक्शन मेथड भी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया है कि इनकम मेथड से निकालो, तो इनकम मेथड पता तो होना चाहिए ना, GNP एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला। तो देखिए फॉर्मूला आपके सामने है, ट्रिक्स मैंने समझाया था याद रखने का, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस डिविडेंड प्लस नफिया प्लस कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। आपको वैल्यू को पुट करना है, केवल वैल्यू ऊपर दिया हुआ है, वैल्यू को पुट कीजिए। ठीक है, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हमारा नेगेटिव यहाँ दिया हुआ है माइनस, इसीलिए हम लोग यहाँ -50 ले रहे हैं। ठीक है, तो यानी करेक्ट आंसर होगा 3900 करोड़। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, करंट एसेट दिया हुआ है 100, कोर करंट एसेट दिया हुआ है 20, करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 40। तो हमें वर्किंग कैपिटल गैप निकालना है, MPBF निकालना है और करंट रेशियो निकालना है। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब हमारे पास 3 मेथड है, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 MPBF का। आइए तीनों मेथड से मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ दोस्तों। देखिए सबसे पहली बात, इसको बनाने से पहले मैं आपको एक तुरंत याद करवा देता हूँ दोस्तों। ये चार्ट देखिए, ये चार्ट बहुत ही यूजफुल चार्ट है। देखिए हमारे पास 3 मेथड MPBF का, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड। फर्स्ट मेथड में भी CA और OCL है, करंट एसेट और अदर करंट लायबिलिटी है। सेकंड मेथड में भी CA और OCL है, थर्ड मेथड में भी CA और OCL है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, CA और OCL को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें मिलता है WCG यानी वर्किंग कैपिटल गैप। तीनों के तीनों में वही सेम है। तो यहाँ तक तो तीनों में समानताएं हैं। अब डिफरेंस कहाँ से आती है, इसके बाद से आती है। देखिए जब हम लोग फर्स्ट मेथड में करते हैं तो जो हमारा मार्जिन होता है वो WCG का 25% होता है और जो बैलेंस होता है वो हमारा लोन होता है जो कि बैंक सैंक्शन करती है CC के रूप में। सेकेंड मेथड की जब मैं बात करता हूं तो जो हमारा मार्जिन होता है वो करंट एसेट का 25% होता है। अंतर यही है दोस्तों, पहले केस में WCG का 25% है, दूसरे केस में करंट एसेट का 25% है मार्जिन। दैट इज द डिफरेंस।
और बाकी लोन है। तो इस चार्ट को दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी आप गलती करके नहीं आइएगा। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करंट एसेट कितना दिया हुआ है, 100 100 100, तीनों में 100 100 100 है। करंट लायबिलिटी कितना है दोस्तों, 40 40 40, तीनों में 40 40 है। दोस्तों वर्किंग कैपिटल गैप कैसे निकालते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी से, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने समझाया भी है, ठीक है। तो दोस्तों दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो वर्किंग कैपिटल गैप आपको मिल जाएगा 60 60 60, ठीक है। इसमें से देखिए जो मेथड 3 है उसमें कोर करंट एसेट को भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन मेथड 3 आपसे पूछा नहीं जाएगा तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मेथड 1 मेथड 2 को ध्यान से समझिए। अब क्या करना है दोस्तों, मार्जिन देखिए 25% लेना है, लेकिन पहले मेथड में जो 25% लेंगे वो लेंगे हम लोग WCG का। तो बताइए 60 का 25% कितना होगा, बताइए 60 को 4 से भागा दे दीजिए यानी 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 को माइनस कीजिए तो MPBF क्या हो जाएगा 45 पहले मेथड के द्वारा। अब जब मेथड 2 पे आते हैं तो मेथड 2 में भी 25% लेंगे, लेकिन किसका 25% लेंगे, करंट एसेट का। करंट एसेट कितना है हमारा मेथड 2 में 100 है, तो 100 का 25% कितना हो गया, 25 हो गया। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो मार्जिन हमारा 25 आ गया, तो वर्किंग कैपिटल गैप है 60, मार्जिन है 25, सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 35 मिलेगा, और पहले मेथड के द्वारा जो MPBF मिल रहा है वो 45 मिल रहा है। अब दोस्तों करंट रेशियो भी पूछ सकता है, करंट रेशियो कैसे निकालते हैं बताइए, A/B+F। ए क्या है हमारा करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कैसे निकालते हैं दोस्तों, करंट लायबिलिटी निकालने के लिए करंट लायबिलिटी प्लस MPBF को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 1.18 पहले केस में, 1.33 दूसरे केस में, 1.37 तीसरे केस में। दोस्तों ये केस स्टडी ग्रुप में पूछा जा सकता है, मैंने यहाँ पे आपको एक सिंपल सा चार्ट के द्वारा इसको समझा दिया है। ये क्वेश्चन केस स्टडी में आ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा WCG बताओ, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा MPBF बताओ, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा करंट रेशियो बताओ। तो फ्रेंड्स जितने पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं कवर करा रहा हूँ आप लोगों का। और यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के MCQ सेशन और चाहिए आपको, यानी एक दिन और बाकी है आपके पास, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दोस्तों। चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए मॉड्यूल 1 से क्वेश्चन है, जेएम कीन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा यदि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हायर है किसी भी 2 एसेट इकोनॉमी में तो लोग किसे होल्ड करेंगे। समझ रहे हैं बात को, क्या हायर है, तो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर है, तो लोग जो है एसेट को कैसे होल्ड, अपने पोर्टफोलियो को कैसे होल्ड करेंगे। पहला ऑप्शन है कि मोर इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड, ज़्यादा बॉन्ड के रूप में, दूसरा ऑप्शन है कैश और बैंक डिपॉजिट के रूप में, तीसरा ऑप्शन है बैलेंस्ड फॉर्म में, और चौथा ऑप्शन है कोई बॉदर नहीं करेगा क्योंकि इनकम लेवल हायर है। करेक्ट आंसर इसका देखिए मैंने बुक का कटिंग लिया है, आप समझिए। यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है कि जो हमारा डिसीजन है पोर्टफोलियो बैलेंस के द्वारा वो 2 फैक्टर के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। पहला फैक्टर है जितना ज़्यादा नॉमिनल इनकम का लेवल ज़्यादा होगा 2 एसेट इकोनॉमी में, उतना ही ज़्यादा लोग पोर्टफोलियो बैलेंस के रूप में वांट टू होल्ड देयर पोर्टफोलियो बैलेंस, ठीक है। मोर पीपल वुड होल्ड ए पोर्टफोलियो, दिस इज बिकॉज ऑफ ट्रांजेक्शन मोटिव, ठीक है। तो हायर द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर द डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस, ठीक है। तो दोस्तों हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होल्डर ऑफ मनी कैन अर्न मोर बाय होल्डिंग बॉन्ड्स। यहाँ पे देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो जो पैसे के होल्डर हैं वो ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं, कैसे, बॉन्ड को होल्ड करके इंस्टेड ऑफ मनी, ठीक है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन, देखिए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो ज़्यादा कमाएगा कैसे, बॉन्ड के रूप में होल्ड करके। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो बी नहीं होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक 10% का 6 साल का बॉन्ड है जिसका फेस वैल्यू 1000 दिया हुआ है, उसे जेड ने परचेज किया 900 रुपये में, तो उसका यील्ड टिल मैच्योरिटी निकालना है यानी YTM निकालना है दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 10% का 6 साल का बॉन्ड है, फेस वैल्यू दे रखा है 1000, तो जेड ने परचेज किया 900 रुपये में, तो YTM क्या होगा। आइए दोस्तों YTM का फॉर्मूला है C+A-P, ये सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, C+A-P अपॉन T इंटू डिवाइडेड बाई 200 डिवाइडेड बाई A+P। तो दोस्तों C कितना है बताइए, C हमारा कूपन का वैल्यू, कूपन कैसे निकालते हैं, 1000 का 10% यानी 100 रुपया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों A क्या है हमारा, A है हमारा फेस वैल्यू 1000, P क्या है हमारा, P है जिस प्राइस पे परचेस किया गया यानी प्राइस वो 900 है, ठीक है। और T कितना है हमारा, 6 साल का बॉन्ड है। अब क्या करना है, C निकाल लिया, A निकाल लिया, P निकाल लिया, T निकाल लिया, वैल्यू में पुट कर दीजिए। तो दोस्तों आपको सामने ये फॉर्मूला है, ये चलिए ये तो वैल्यू आपको दे देगा, लेकिन अब हम लोग एक ट्रायल एंड एरर मेथड को अप्लाई करते हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड है, अब आइए मैं सिखाता हूँ कैसे अप्लाई करना है। आप मान लीजिए YTM जो है, अब ऑप्शन को देखिए दोस्तों, 12.5 है, 12.20 है, 1180 है और 1160 है। अब 12 मान लीजिए, YTM को 12 मान लीजिए। अब आपको YTM जब 12% पता है तो बॉन्ड प्राइस तो निकाल सकते हैं ना दोस्तों। बॉन्ड प्राइस का फॉर्मूला तो याद होगा ना आप लोगों को, मैंने मेरा जो AVM का मॉड्यूल बी का क्विक रिवीजन सेशन है उससे जाके देखिए, मैंने अच्छे तरीके से बॉन्ड प्राइस का फॉर्मूला बताया था। तो दोस्तों YTM तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, आपको फेस वैल्यू पता है, टाइम पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, YTM तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो होता है। उस बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, बॉन्ड का प्राइस निकाल सकते हैं, जो कि आपको मिल जाएगा 917 रुपया 78 पैसा। और ये जो वैल्यू है दोस्तों वो हमारे प्राइस से ज़्यादा है, समझ रहे हैं बात को। तो ये तो गलत है, फिर हम क्या करेंगे, अपने YTM को बढ़ाएंगे, 13% करेंगे।
तो 13% पे आप यदि बॉन्ड प्राइस निकालिएगा तो आपको मिल जाएगा 880.07, जो कि 900 से क्या है दोस्तों, कम है। तो क्या है मतलब कि देखिए समझिए बात को, एक केस में 900 से ज़्यादा आ रहा है और एक केस में 900 से कम आ रहा है। जब 12% ले रहे हैं तो 900 से ज़्यादा और 13% ले रहे हैं 900 से कम, ठीक है। और हमारा जो यहाँ प्राइस है वो 900 है, मतलब क्या हुआ कि जो YTM है वो 12 और 13 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब आप इंटरपोलेट कीजिए, इंटरपोलेट करना आता होगा दोस्तों, इंटरपोलेट कीजिएगा इसे तो आपको मिल जाएगा 12.47, ठीक है। तो इंटरपोलेशन के थ्रू हमें मिल गया 12.47। यदि आपको समझना है कि इंटरपोलेशन कैसे होता है तो मैंने अपने मॉड्यूल बी के क्विक रिविजन सेशन में अच्छे तरीके से समझाया है दोस्तों कि YTM को हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका 12.47, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड एक मैनुअल करेक्ट मेथड है YTM को निकालने का, और फार्मूला मेथड ज़्यादा सुटेबल है जब ऑप्शन क्लोज नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए और बी क्लोज है तो इसलिए फार्मूला मेथड यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। ये जो ऊपर मैंने फार्मूला मेथड लिखा है ना, ये यहाँ वर्क नहीं करेगा क्योंकि ऑप्शन ए और बी क्या है, बहुत क्लोज है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि फार्मूला मेथड तभी अप्लाई कीजिएगा जब ऑप्शन दूर दूर रहे, नहीं तो ये जो हीट एंड ट्रायल मेथड है वो बेस्ट मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26वां नंबर क्वेश्चन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को किस सेगमेंट में क्लासिफाई किया है? पहला है माइनिंग एंड क्वेरिंग, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा है गैस एंड वाटर सप्लाई। ऑप्शन है A to C ऑल, ऑप्शन बी है A and B ओनली, ऑप्शन सी है B and C ओनली, ऑप्शन डी है A and C ओनली। दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है, यानी ये तीनों के तीनों हमारे CSO के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। नेट प्रेजेंट वैल्यू रूल कैन बी बेस्ट स्टेटेड एज। अब देखिए NPV से क्वेश्चन है, NPV को कैसे, तो इस पर ये जो आप पार्टिकुलर मैंने आप लोगों को जो ये सेशन करवा रहा हूँ इसमें आपको सभी तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे और मैक्सिमम चांस है इन्हीं से क्वेश्चन आने का। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैसे स्टेट कर सकते हैं? ऑप्शन ए है इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा यदि NPV 0 के बराबर है। बी है इन्वेस्टमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा यदि NPV पॉजिटिव है और एक्सेप्ट कर लिया जाएगा यदि ये निगेटिव है। सी है इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा यदि NPV पॉजिटिव है और रिजेक्ट कर लिया जाएगा यदि ये नेगेटिव है। और डी है एक इन्वेस्टमेंट जिसका कैश इनफ्लो ज़्यादा है कैश आउटफ्लो से, रिगार्डलेस ऑफ व्हेन द कैश फ्लो ऑकर विल ऑलवेज हैव पॉजिटिव NPV एंड देयरफॉर शुड ऑलवेज बी एक्सेप्टेड। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये याद रखिएगा, यदि NPV पॉजिटिव है तो उसे एक्सेप्ट करेंगे और नेगेटिव है तो रिजेक्ट करेंगे। अब जीरो रहेगा तो क्या करेंगे, तो जीरो वाले को भी एक्सेप्ट किया जाता है दोस्तों। अब देखिए एक और क्वेश्चन हमारा NPV से था कि नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछा गया था निकालने के लिए और हमें कैश फ्लो दिया हुआ था और डिस्काउंट रेट दिया हुआ है 9%। देखिए जब T 0 है तो है हमारा -2.5 लाख, T1 है तो 1 लाख, T2 है तो 1.5 लाख और T3 है तो 2 लाख। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, इन चारों में से कोई एक नेट प्रेजेंट वैल्यू को शो कर रहा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए इसे सॉल्व करना सीखते हैं। तो NPV का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, तो जो प्रेजेंट कैश फ्लो है उसे तो वैसे ही लिख छोड़ देंगे। जो हमारा T = 1 है उसे उसका क्या करेंगे, उसका हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 1 + R से डिवाइड करके, ठीक है दोस्तों। प्रेजेंट वैल्यू = फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 + R। फिर जो हमारा T = 2 है यानी 1.5 लाख, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 1.09 का स्क्वायर करके। फिर जो थर्ड ईयर वाला है उसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 1.09 का क्यूब करके। सबको जोड़ दीजिए तो आपको जो आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 1,22,431.81। ये हमारा NPV है, ये पॉजिटिव है तो इसे एक्सेप्ट किया जाएगा इस कैश फ्लो को। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिताली इज टू रिसीव 60,000 फ्रॉम अ बैंक एट द एंड ऑफ 3 ईयर। 3 साल के बाद उसे 60,000 रुपया बैंक से मिलेगा और ये जो है एक टर्म डिपॉजिट का मैच्योरिटी वैल्यू है। तो वो अभी कितना पैसा जमा कर रही है यदि ब्याज का दर 10% है। तो दोस्तों ये बेसिकली एक तरह का एन्युटी का क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे प्रेजेंट वैल्यू निकालने को कहा गया है और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + R होल टू द पावर T। यहाँ पे देखिए जो कैश फ्लो है वो तो फिक्स है ना, हर एक साल का सालाना जो उसका पैसा कट रहा है वो तो फिक्स है, ठीक है। तो इसीलिए ये फिक्स वाला केस है, इसीलिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे। और वो जो लंबा वाला फॉर्मूला होता है वो कब होता है दोस्तों, जब आपका जो एन्युटी का अमाउंट है वो वेरी कर रहा होता है, ठीक है। तो FV हमारा 60,000 होगा, 1 + R, R की जगह आप लेंगे 10%, तो आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा 45,078 रुपीज़। तो इतना रुपया वो जमा कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन देयर इज अ राइज इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और स्कार्सिटी ऑफ इट ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी इट इज कॉल्ड। देखिए जब मान लीजिए क्या कर रहा है कि जब रॉ मटेरियल के कॉस्ट में बढ़ोतरी हो जाए या मान लीजिए इसका स्कार्सिटी हो जाए, दो ही चीज़ हो सकता है, या तो रॉ मटेरियल का प्राइस दाम बढ़ गया हो यानी तो ये मिल ही नहीं रहा हो किसी भी नेचुरल कैलामिटी कोई प्राकृतिक आपदा के कारण, तो इसे क्या कहेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन और सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर
अब मैं बताता हूँ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दोस्तों अब मैं समझाता हूँ, ये देखिए ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अभी तक आप लोगों ने डिमांड पुश इन्फ्लेशन जानते होंगे क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जानते होंगे क्या होता है। अब मैं समझाता हूँ दोस्तों, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन भी कहते हैं। तो दोस्तों ये बेसिकली काउज किस कारण से होता है, जब मान लीजिए सप्लाई में तुरंत ड्रॉप हो जाए, ठीक है। तो ये नेचुरल डिजास्टर के कारण हो सकता है या प्राइस बढ़ने के कारण भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर सडनली जो है तेल का दाम घट गया, ठीक है, सॉरी तेल का सप्लाई घट गया, जिसके कारण क्या हो गया, सप्लाई घटेगा तो दाम तो बढ़ेगा ही ना, ठीक है। इसी कारण कैसा इन्फ्लेशन आ गया, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, क्योंकि दाम बढ़ गया। अब प्रोड्यूसर फॉर हुम ऑयल इज अ पार्ट ऑफ देयर कॉस्ट कुड देन पास दिस ऑन टू कंज्यूमर। ऑब्वियस सी बात है, जिन लोगों के लिए ऑयल जो है वो उसके कॉस्ट का पार्ट है, वो क्या करेंगे, वो पैसा बढ़ा देंगे अपने कंज्यूमर के लिए पैसा बढ़ा देंगे। इसका दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हुआ है, ठीक है, या तो किसी लेजिटिमेट कारण के कारण या कैसे कैटास्ट्रॉफी हो या किसी फ्रॉडलेंट कारण के कारण, ठीक है, रेशन के कारण, रेशन के समय पे, समझ रहे हैं। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से करेक्ट आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। इनमें से कौन सा मनी का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन, ये मॉड्यूल ए से क्वेश्चन है। ए है स्टोर वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, यहाँ पे ऑफ छूट गया है। बी है मीनिंग मीन्स ऑफ एक्सचेंज, सी है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, डी है पावर इंडिकेटर। तो दोस्तों पावर इंडिकेटर करेक्ट आंसर है। मनी से पावर थोड़ी दिखाया जाता है, मनी बेसिकली वैल्यू का स्टोरेज है, एक्सचेंज का मीन्स है और वैल्यू का मेजरमेंट है। 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनी के मेजर में बैंक डिपॉजिट भी आता है, और विद द मेजर ऑफ मनी इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट विद आरबीआई, डिमांड डिपॉजिट बैंकिंग सिस्टम, टर्म डिपॉजिट ऑफ बैंकिंग, करेंसी विद पब्लिक, अदर डिपॉजिट आरबीआई आर सोन एज M0, M1, M2, M3। तो पता ही है। अब ये बेसिकली केस स्टडी है। द लाइबिलिटीज सच एज करंट डिपॉजिट, डिमांड लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग बैंक, मार्जिन हेल्ड अगेंस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी, बैलेंस इन ओवरड्यू फिक्स्ड डिपॉजिट आर इंक्लूडेड, ठीक है। ऑप्शन इनिशियली इन M0, M1, M2, M3। आंसर है दोस्तों M1। तो दोस्तों M1 तो पता ही होगा, ठीक है। क्या होता है M1 बताइए, जो हमारा जनता के पास पैसा है, जो हमारा डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट में करंट डिपॉजिट से सेविंग बैंक वाला आ जाएगा। और दोस्तों जो इसके अलावा ये सब पार्ट हमारा M1 का पार्ट होता है, ठीक है, जिसे हम लोग नैरो मनी भी कहते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनी सब देखिए यहाँ पे मैंने समझा भी दिया, इसको आप लोग याद कर लीजिए। M1 के अंदर पब्लिक के पास जो पैसा आएगा अदर डिपॉजिट विद आरबीआई आएगा, M2 के अंदर M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट, M3 के अंदर M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, M4 के अंदर M3 प्लस ऑल डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग NSC। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिमांड डिपॉजिट आर इंक्लूडेड इन। डिमांड डिपॉजिट किसके अंदर इंक्लूडेड है, M1, M2, M3, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3। बताइए डिमांड डिपॉजिट किसके अंदर आता है। आप देखिए सामने है, डिमांड डिपॉजिट M1 के अंदर आ गया तो M2 में भी आएगा, M3 में भी आएगा, ठीक है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है करेक्ट आंसर है दोस्तों 1 and 2, ठीक है। नहीं इसका यहाँ मैंने गलत लिखा है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसे सही कर लीजिएगा। यानी 1, 2 and 3 तीनों में आता है दोस्तों डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म डिपॉजिट कहाँ इंक्लूडेड है, M1, M2, M3। तो दोस्तों टर्म डिपॉजिट देखिए यहाँ सामने लिखा हुआ है। टर्म डिपॉजिट जो है दोस्तों वो हमारा इंक्लूडेड होता है किसमें, टर्म डिपॉजिट इंक्लूडेड होता है हमारा ओनली 2 and 3 यानी कि M2 और M3 में। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा का मेजर पोर्शन जो है इंटरेस्ट फ्री फंड कंस्टिट्यूट करता है और वो सबसे लिक्विड पार्ट है मनी सप्लाई का, M0, M1, M2, M3। याद रखिएगा सबसे लिक्विड पार्ट पूछा गया तो M0 करेक्ट आंसर है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है हमारा, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के एंड में XYZ बैंक का टोटल एडवांस था 80,000 करोड़, ANBC था 75,000 करोड़। उसके बाद दे रखा है डाटा हमें एग्रीकल्चर एडवांस दे रखा है 13,500 करोड़, MSC वीकर सेक्शन प्राइवेट सेक्टर एडवांस। अब कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है हमें इन डाटा के बेसिस पे। पहला पूछा गया है कि एग्रीकल्चर एडवांस का टारगेट कितना था अमाउंट के टर्म में। तो दोस्तों कैसे बताइएगा, बताइए, बहुत ही सिंपल है। अब मैं आपको उस प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का चार्ट देता हूँ। देखिए ये चार्ट है, टोटल प्रायोरिटी सेक्टर 40% है, ये एकदम अपडेटेड वन है। एग्रीकल्चर 18% है, ANBC का, माइक्रो एंटरप्राइज 7.5%, एडवांस टू वीकर सेक्शन 12%। दोस्तों एग्रीकल्चर की बात की जा रही है तो वो होता है 18%। आप क्या कीजिए, ANBC है आपका 75,000 का 18% निकालिए तो दोस्तों आप देखिएगा वो आपको मिल जाएगा 13,500, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन है इसी केस स्टडी का, MSC एडवांस का कितना टारगेट है। तो MSC एडवांस का टारगेट है दोस्तों ऐसा, इसका करेक्ट आंसर है 9,000, ठीक है। माइक्रो एंटरप्राइज 7.5% निकालिए आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीकर सेक्शन एडवांस का बताना है। तो वीकर सेक्शन का कितना है 12.5%, सॉरी 12%। तो 12% ANBC का निकाल लीजिए। ANBC कितना है आपका बताइए, ANBC है 80,000, ठीक है, सॉरी 75,000। तो 75,000 का 12% निकालिए, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका वीकर सेक्शन का। और फिर पूछा गया है कि प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस का टारगेट बताना है, वो तो 40% होता है हमारा, तो 40% निकाल लीजिए ANBC का, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा।
तो इस प्रकार से आपको प्रायोरिटी सेक्टर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए जो रिसेंट डाटा है उसे देख के जाइए, और मैंने अपने PDF में उसे कवर भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेडरिक हेडवर्स टू फैक्टर थ्योरी और मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी इज बेस्ड ऑन टू फैक्टर हाइपोथेसिस, मोटिवेशनल फैक्टर एंड हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, 2 फैक्टर पे बेस्ड है, एक है हमारा मोटिवेशनल फैक्टर और दूसरा है हमारा हाइजीन फैक्टर। तो इनमें से कौन सा हाइजीन फैक्टर नहीं है, ये पूछा गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं पूछा गया है। पहला है टेक्निकल सुपरविजन, दूसरा है जॉब सिक्योरिटी, तीसरा है पर्सनल लाइफ और चौथा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाइजीन फैक्टर में देखिए ये सब आता है, कंपनी पॉलिसी, टेक्निकल सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशन, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, पर्सनल लाइफ, वर्किंग कंडीशन और स्टेटस। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सेल्स का वैल्यू दे रखा है 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 1 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है 80,000, प्रॉफिट दे रखा है 20,000। तो ब्रेक इवन सेल लेवल पूछा गया। दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे ना प्रॉफिट और ना लॉस हो, उसे हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं दोस्तों। और इसका आपको तरीका मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो फिक्स्ड कॉस्ट इंटू सेल डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, ये फॉर्मूला है हमारा ब्रेक इवन का। और कंट्रीब्यूशन होता है हमारा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो बताइए कंट्रीब्यूशन कैसे निकालिएगा। सेल्स कितना का है, सेल्स है आपका 2 लाख का, और वेरिएबल कॉस्ट कितना है दोस्तों, वेरिएबल कॉस्ट है 1 लाख। 2 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख हो गया। कंट्रीब्यूशन मिल गया आपको। आपको बीईपी निकालना है, बीईपी यानी ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो नंबरेटर में आप लिखिएगा फिक्स्ड कॉस्ट को, फिक्स्ड कॉस्ट है 80,000। डिनोमिनेटर में आप लिखिएगा सेल को, सेल है आपका कितना बताइए, सेल है आपका 2 लाख। ठीक है, और उसको डिवाइड कर दीजिएगा किससे, कंट्रीब्यूशन से। कंट्रीब्यूशन है हमारा 1 लाख, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1,60,000। अगला क्वेश्चन है कॉम्पेंसेशन के कारण के रिगार्डिंग कौन सा मैच सही नहीं है। तो क्लरिकल को सैलरी मिलता है, सुपरवाइजरी को सैलरी मिलता है, अनस्किल्ड को वेजेज मिलता है और मैनेजरियल को कॉम्पेंसेशन मिलता है। तो दोस्तों इसका देखिए बुक से मैंने कटिंग लिया है। मैनेजरियल को रिमनरेशन मिलता है, सुपरवाइजर को सैलरी मिलता है, क्लरिकल को सैलरी मिलता है, अनस्किल्ड को वेजेज मिलता है। बताइए मैनेजरियल को कॉम्पेंसेशन कब से मिलने लगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी डी गलत है। ठीक है, नॉट लिखा हुआ है दोस्तों। 43 नंबर क्वेश्चन है एक कैरियर किस कैरियर पैटर्न में इंडिविजुअल एक नया जॉब लेता है, हायर पोजीशन में पहुंचता है और तब दूसरे जॉब पे जाता है। लीनियर, स्टेडी स्टेट, स्पाइरल और प्लेट्यू। करेक्ट आंसर है दोस्तों स्पाइरल कैरियर। 44 नंबर क्वेश्चन है कॉन्फिडेंस, रेस्पेक्ट फॉर अदर एंड रेस्पेक्ट बाय अदर आर द दोस्तों ये गलती से यहाँ पे छूट गया है, वो की फीचर होगा। ठीक है, पहला है सोशल नीड, स्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, सेफ्टी नीड। मास्लो का 5 थ्योरी तो याद होगा आपको, तो उसी से क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये हमारा क्या होता है, ये हम बेसिकली हमारा क्या होगा बताइए, ये हमारा स्टीम नीड होगा। क्या कौन सा होगा दोस्तों, स्टीम नीड, ऑप्शन नंबर बी। 45वां नंबर क्वेश्चन है मास्लो थ्योरी का हायरार्की नीड्स के अनुसार कस्टमर का जो नीड है उसको किस प्रेफरेंस में बांटा गया है। आपके सामने 5 नीड लिखा हुआ है, अब देखिए 1 2 3 4 एंड 5, ये तो आपको याद होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आता है साइकोलॉजिकल नीड, ठीक है, फिजियोलॉजिकल, सॉरी मैं साइकोलॉजिकल बोलता हूँ, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों सोशल नीड, उसके बाद आता है स्टीम नीड और लास्ट में आता है दोस्तों सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब दोस्तों लास्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा टाइम सीरीज का पार्ट नहीं है। सीजनैलिटी, ऑपरेशनल वेरिएशन, ट्रेंड और रैंडम वेरिएबल। तो टाइम सीरीज का 4 कंपोनेंट है, याद रखिएगा। सीजनल वेरिएशन जो कि रिपीट होता है स्पेसिफिक पीरियड में, जैसे डे, वीक, मंथ और सीजन। ट्रेंड वेरिएशन जो कि अप एंड डाउन मूव करता है किसी प्रेडिक्टेबल पैटर्न में। तीसरा है साइक्लिकल वेरिएशन जो कि बिजनेस का इकोनॉमिक बूम बस्ट साइकिल का होता है। और चौथा है रैंडम वेरिएशन जो कि किसी भी कंडीशन में फॉल नहीं करता है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या था, विच आर द फॉलोइंग नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो सीजनैलिटी तो है, ऑपरेशनल वेरिएंस भी है, ट्रेंड है, रैंडम वेरिएशन है, तो ये ऑपरेशनल वेरिएशन नहीं है दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए केस स्टडी है ट्रेंड टाइम सीरीज पे। ट्रेंड इक्वेशन दिया हुआ है y = a + bx, n दे रखा है 7, समेशन ऑफ y दे रखा है 619, समेशन ऑफ x दे रखा है 0, समेशन ऑफ xy दे रखा है 141, समेशन ऑफ x² दे रहा है 21। आपको a का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालिएगा। a का फॉर्मूला पता है ना आपको, समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n माइनस b टाइम समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। दोस्तों यदि इस फॉर्मूले को याद रखेगा, ट्रिक देखना है तो मेरे टाइम सीरीज वाली वीडियो में चले जाइए। मैंने अच्छे तरीके से समझाया है कि फॉर्मूला आया कहाँ से है और कैसे से याद किया जाए। ठीक है, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। वैल्यू पुट कीजिए, ए का वैल्यू मिल जाएगा आपको 88.53, 88.43, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बी का वैल्यू निकालने कहा गया है, तो बी का फॉर्मूला देखिए, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइडेड बाई x²। दोस्तों ये चूँकि फॉर्मूला मैं ठीक से लिख नहीं पाया हूँ, आप एक बार फॉर्मूला देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर मिल जाएगा 5.04। और फिर ए बी मिल गया तो y + bx तो निकाल ही सकते हैं, और मंथली ट्रेंड इक्वेशन पूछा गया है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन।
कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए, 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। यदि आपको लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और भी दूसरे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का वीडियो कल भी लाऊँ और भी आगे लाऊँ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और यदि आपको PDF की रिक्वायरमेंट है तो मुझे कंसल्ट कीजिए नीचे व्हाट्सएप नंबर पर। धन्यवाद।